और फिर हमने 2 महीने हैंग आउट किया, क्लब बार बार जाना शुरू तब ये कर दिया। तो एक्स जा रही थी उसमें, शी वॉज अ वॉलंटियर, तो वो वॉलंटियर कर रही थी और तब भी मैं पूरे डाउट में था जब मेरा पहला पेपर फेल हुआ ना। मतलब जो 2013 में आप थे और अभी आप हो, उसमें क्या डिफरेंस आया है? फिर या ब्रो आज अपना तो बेसिकली ये जो है ये बिल्कुल दिल से होगा, इसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी बातचीत करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर वो नॉर्मली आएगा, ठीक है। कुछ भी एडिटेड नहीं होगा, कुछ भी रॉ, सब कुछ होगा वो सब रॉ होगा, ठीक है। ताकि क्योंकि क्या होता है ना, एक सपोज करो एक रियलिटी होती है, उसमें 2 चीजें होती हैं। उसमें एक आपका क्या कहते हैं अच्छा पार्ट होता है, एक बुरा पार्ट होता है, 2 चीजें होती हैं उसके अंदर। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छी चीज पे फोकस किया जाए, इस बार मैं चाह रहा हूँ कि जो बुरी बुरी चीजें हैं उन पे भी फोकस किया जाए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं आपकी, ठीक है? तो आप हाँ, लेट्स डू इट। तो आपने अपने अपनी मेडिकल जर्नी औरंगाबाद से कौन सी ईयर में स्टार्ट करी थी? मैंने स्टार्ट करी थी 2013 में 12th किया था मैंने। और 12th खत्म होते होते मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरे को क्या करना है। मेरे को बेसिकली मेरे अंदर एक दिमाग में एक बात थी कि यार आगे ड्रॉप कर लूंगा, क्योंकि मुझे था, क्योंकि जहाँ से पढ़ाई की थी, ट्यूशन वूशन पढ़े थे, पढ़ाई अच्छी थी, बहुत बढ़िया हो गई थी, बट इतनी नहीं थी कि मैं क्रैक कर दूंगा। उस टाइम नीट भी आया था पहली बार, बाद में बल्कि फिर कैंसिल हो गया था, 1 साल नीट हुआ 2013 में। तो मेरा प्लान तो यही था आइडियली कि चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ में अपना मस्त 1 साल रहेंगे, ड्रॉप करेंगे, पढ़ाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे। बट फिर 2-3 महीने में सब कुछ इतना एकदम से चेंज हो गया ना सारा कुछ। और मेरे ही डिसीजन थे, ऐसा भी नहीं भी किसी ने मेरे पे फोर्स किए थे वो डिसीजन। और बस तो सितंबर के एंड में तो मैं रशिया में था। हाँ, तो जब आप औरंगाबाद आए थे तो आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी? कुछ खास नहीं थी एक्चुअली, सही बताऊं। मेरे को ऐसा ही था भी यार रशिया जा रहे हैं, तो रशिया के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन इंटरनेट पे बस इतना सही थोड़ा बहुत देखा था कि यार भी हाँ चलो ठंड वंड है थोड़ी वहाँ, बट ओवरऑल मेरा मतलब कल्चर ये वो मेरे को नहीं पता था उसके बारे में, जेन्युइनली कुछ भी आइडिया ही नहीं था। तो बेसिकली आप ब्लाइंड थे एक तरीके से? हाँ, मैं ब्लाइंड था। और बट ये था हाँ भी चलो मजा आएगा, इट विल बी गुड और बैड वो नहीं पता, बट मजा आएगा। हाँ वो तो थी, और मजा भी आया। जब आप पहली बार आए तो आपका पब्लिक को लेके क्या वो रिस्पॉन्स था? मतलब पब्लिक को क्या रिस्पॉन्स था आपको देख के, और आपको क्या रिस्पॉन्स था पब्लिक को देख के? यार हमारा तो एक्चुअली ना काफी बढ़िया सीन इस वजह से हो गया था, बढ़िया सीन था पब्लिक के साथ कि जब हम गए थे ना, हमारा पहला बैच था। और उसके ऊपर भी ये हो गया था कि जैसे हमारा तो पहला ही बैच आ रहा है, 2013 में इंडियंस आए हैं। उससे पहले लोग कहते हैं कि 90s में इंडियंस औरंगाबाद में पढ़े थे, कुछ डायस्पोरा था वहां पे, बट उसके बाद से इंडियंस नहीं थे, ना कोई आता जाता था, ना कुछ उतना कुछ किसी का कुछ कम्युनिकेशन था नहीं जो विजिबल हो। उसके बाद हम गए और ये भी सिचुएशन थी कि जो हमारा बैच में जो स्टार्टिंग में सबसे पहला बैच आया था ना, क्योंकि बैच भी बैचेस में आता है, तो उसमें सबसे पहले हम ही थे। हम 11 लोग थे जो सबसे पहले हॉस्टल में आए। सब बिल्कुल खाली मिला, आगे वेलकम करने के लिए कोई नहीं था, एक बंदा एजेंट था बस, उसी ने हमको वेलकम किया, जाके सब कुछ देखा, अच्छा सब कुछ नया नया है, सब कुछ पहली बार हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही गिनी पिग हैं, सारे एक्सपेरिमेंट अब यही होंगे। बट ओवरऑल ठीक था। हाँ काफ़ी चीज़ें थी अनऑकवर्ड सी चीज़ें, नहीं ठीक सी लग रही थी कभी कभी तो, बट हाँ ठीक था। एक थकान हो गई थी उस टाइम, तो 24 घंटे का सफ़र था, ट्रांजिट ही 11-12 घंटे का था। थकान हो गई थी, बाहर सोने की आदत नहीं थी, प्लेन में भी मेरे को नींद तो आ गई थी थक के, बट फिर वो वैसी वाली नींद नहीं थी, वो जो बेड पे नींद आती है असली वाली। उसके बाद आने के बाद ना एक्चुअली क्या है, सिम तो हमें मिल गई थी और मैंने फ़ोन में भी डाल दी थी, बट सबकी सिम चल गई थी, मेरी चली नहीं थी। रेंज ही नहीं आई थी उसमें। अच्छा, तो रेंज ही नहीं आई, मैंने कॉल नहीं किया। हाँ, रेंज नहीं आएगी तो कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि रेंज आती तो उसमें 30-40 रुपए 50 रुपए थे जिससे इंडिया में कॉल कर सकते थे 15-20 मिनट के लिए। अच्छा। बट वो चलनी जरूरी थी उसके लिए। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करके सारे वो टंटे कर लिए जो कर सकते थे। उसके बाद चली नहीं, फिर मैं सो गया। मैं उठा कोई 8-10 घंटे बाद, वो पीछे मतलब बेसिकली घर से निकले हुए
और ओरनबर्ग पहुंच के उस टाइम पे ना मुझे अराउंड 2.5-3 दिन हो गए थे, और इस 2.5-3 दिन में घर पे बात नहीं हुई थी। घर वालों को पता था भी अब यहाँ से निकला है, इस टाइम पे मॉस्को पहुंचेगा, इस टाइम पे ओरनबर्ग पहुंचेगा, उसमें लगभग 1.5-2 दिन निकल जाएंगे। और उसके बाद उनको उम्मीद थी फिर फोन आएगा, लेकिन उसके बाद भी एक दिन एक्स्ट्रा निकल गया। फिर उनको स्ट्रेस होने लग गया, तो उन्होंने फिर ट्राई किया। बुआ का लड़का था जो रशिया में, मेरा बुआ का लड़का था, उसी साल गया था मेरे से 2 महीने पहले। उसको पूछा भी कांटेक्ट कर, फिर उसने एजेंट से बात करी, फिर एजेंट ने अपने फ़ोन से मेरे को बात करवाई। मैं बोला मेरा चला नहीं था, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था भी यार भी अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो पीछे लोग स्ट्रेस में हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि तो वो ये कितना कुछ चेंज हो चुका है अगर मैं पर्सपेक्टिव की बात करूँ इस चीज़ के, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एकदम व्हाट्सएप फेस टाइम कॉल हो जाती है, स्काइप हो जाता है, बहुत चेंज हो गया है। हमारी तो फेसबुक change हो लॉक गया हो गई थी उस टाइम जाते ही, एकदम से आपकी बिल्कुल कॉन्टिनेंट ही चेंज हो गया, कंट्री चेंज हो गई, तो ना फेसबुक अपने आप लॉक हो गई फॉर सेफ्टी रीजंस के। 7 दिन बाद खुलेगी, तो वो किसी के 3 दिन बाद खुली, किसी के 7 दिन बाद खुली, तो ऐसे फेसबुक ब्लॉक हो गई। उस टाइम व्हाट्सएप तो होता था 2013 में व्हाट्सएप तो था, व्हाट्सएप चल रहा था। बाकी उसके बाद फेसबुक ब्लॉक हो गई, इंस्टाग्राम भी उस टाइम कम ही लोग यूज़ करते थे, ट्विटर भी कम ही लोग यूज़ करते थे, फेसबुक ही मेन सोशल मीडिया था 2013 में। तो फिर उसके बाद आपका उधर से फर्स्ट ईयर कैसा गया, फर्स्ट सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर तो काफ़ी बढ़िया था, सेकंड ईयर मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा बढ़िया था। फर्स्ट ईयर में तो हम एक्सप्लोर ही करते जा रहे थे। हमारा क्या था, हमें एजेंट ने बोला यार 3 दिन तुम बाहर नहीं जाओगे, तो ये सेफ नहीं है। किसने बोला था? किसने बोला था? एजेंट था एक बंदा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसने बोला था कि तुम 3 दिन बाहर नहीं जाओगे, हॉस्टल में ही रहना, यहीं वहीं खाना वाना होगा, सारा कुछ सेफ नहीं है। मैं सेफ नहीं है तो हम तो 6 साल रहना है, अगर 3 दिन सेफ नहीं है तो चौथे दिन सेफ कैसे होगा? तो हम तो निकल गए बर्गर खाने 3 लोग बर्गर खाने निकल गए। उसके बाद फिर हम नहीं रुके भाई, फिर तो मतलब जब मौका मिलता ना फटाक से निकल जाते। मैं तो पैदल भी एक्सप्लोर कर लेता था, पैदल भी काफ़ी जगहों पे पहुंच जाता था। 5-5, 6-6 किलो मैप लगाया, मेरे को आदत थी, चंडीगढ़ में मैंने ऐसे ही किया था। एंड्रॉयड फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी यंग का छोटा सा फ़ोन आता, तब मैंने मेरा पहला फ़ोन था वो, वही होता था तब भी। और उस पे गूगल मैप किया, अच्छा आसपास मॉल वॉल देखे, अच्छा ये मॉल दिख रहा है, ये मॉल दिख रहा है, कितनी दूरी है, और वो बाय फुट वाला मैप लगाया और फटाक से निकल गए। और मजा आता था। मेरे को डर नहीं लगा, मेरे को फर्स्ट डे भी नहीं लगा, बाद में भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा भी रशिया में भी कुछ हो जाएगा। मे बी ओवर एक्साइटमेंट में इतना हो गया कि पता ही नहीं लगा, वो डर वाली फीलिंग आई। क्योंकि बहुत सारे मतलब पेरेंट्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं जो कि डरते हैं कि भाई रशियन लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, वायलेंट होते हैं। अभी तक तो मेरा ऐसा कुछ, तो इतने टाइम से है वहां पे, ऐसा फील नहीं हुआ ना। मैंने 6 साल में एक एक्सपीरियंस किया था, एक शराबी पड़ गया था हमारे पीछे वो बहुत भंड था, और वो क्या चाह रहा था वो खुद नहीं समझा पा रहा था। तो वो बस हमसे ऐसे मतलब लगा ही गया, बातें करता गया फालतू की, ये वो। हमने बोला अब तो हम जा रहे हैं भाई, इससे ज्यादा सहन नहीं हो पाएगा, हो गया हमारा। हाँ, तो वो पीछे लग गया। फिर आस पास एक लेनता था बड़ा सा, वो जहाँ मैं रहता था दोस्तान साहब, उधर लेनता था ना एक बड़ा सा, हाँ, चकालो स्ट्रीट पे। हाँ, तो हम भाग के उधर चले गए, मैं और अमित थे। तो उसके बाद उधर गार्ड थी, मैंने उसको बुला के, हमने हाँ यार ये तंग कर रहा है, गार्ड ने पकड़ा उसको, फिर गार्ड ने उसको डांटा, भगाया वहां से, फिर हम घर गए। ओके, सो फिर उसके आगे की इयर्स कैसे गए, पढ़ाई कैसी चल रही थी और कैसा क्या चल रहा था, कैसे मैनेज कर रहे थे सब कुछ? मैंने सुना था आप बीच में फ्लैट में भी शिफ्ट हो गए थे इसी टाइम में। फ्लैट में तो काफी लेट था फिर भी, लेकिन काफी जल्दी भी था औरों के मुकाबले देखा जाए तो। बट स्टार्टिंग मैं अभी भी हॉस्टल में हूँ, मैं अभी भी हॉस्टल फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ। तो फर्स्ट ईयर में एक चीज हुई थी, मैंने शायद बताई भी हो तेरे को तो, बट किसी को ज्यादा नहीं पता। फर्स्ट ईयर के एंड तक ना मुझे ऐसा लगता था यार भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि रशियन सीखनी पड़ती थी उस टाइम, और जब तक आपको रशियन नहीं आ रही थी ना तब तक आपको काफी चीजें एलियन लगती थी, बिना लैंग्वेज को नहीं समझ में आती चीजें, वो अडेप्ट नहीं हुए थे तब तक। पढ़ाई लिखाई ठीक थी, पढ़ाई लिखाई पे उतना वो था ना, बट फिर वो एक वो होता है ना भी यार मेडिकल स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ वो तो भयंकर होनी चाहिए, ये वो ऐसा सीन। तो मैंने प्लान बना लिया, मैं यार यहाँ नहीं करेंगे, विदेश में ही करनी है तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह करेंगे,
तब मुझे ये नहीं आइडिया था कि वहाँ इतनी महंगी होती है। मैंने फिर सर्च वर्च करी तो आइडिया लगा भाई 1-1.5 करोड़ का मुद्दा है तो वहाँ इतना खर्चा होगा। और तब मेरे दिमाग में एक बार वो आया था, मैंने इंटरनेट पे सर्च करा और बस वहीं से मेरी सर्च की सीमाएं खत्म हो गई। उसके बाद मेरा आइडिया भी दिमाग से निकाल दिया मैंने, यही ठीक है। इतने पैसे लगा के भाई मैं सारी उम्र उसी को रिकवर करने में लगता रहूंगा। तो वो था। फिर उसके बाद ये भी आइडिया हो गया था काफ़ी, मतलब मेरे रशियन दोस्त वो काफ़ी जल्दी जल्दी बन गए थे हमारे, मेरे भी नहीं काफ़ी लोगों के साथ में दोस्तों के काफ़ी रशियन दोस्त बन गए थे। उससे एक आइडिया ये आ गया था भी आप जब तक इनके साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करोगे ना, वो लैंग्वेज से ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी पर वो बहुत टूटी फूटी सी होती थी। उन्होंने कभी बोली नहीं लाइफ में, किताबों से ही पढ़ी थी, स्कूल में ही पढ़ी थी, तो उनको नहीं आती थी। वो बेचारे एफर्ट मारते थे तो हमने सोचा हम भी एफर्ट मार लें, हमारे लिए भी जरूरी है, और रशियन सिखा ही रहे थे। तो फिर सीरियसली तब फिर मैंने रशियन पढ़ दी। मैंने एक्चुअली जो सीरियसनेस दिखाई थी ना अपनी स्टडी में रशियन लैंग्वेज की, मैं सेकंड ईयर में ही दिखाई थी। फर्स्ट ईयर तो मेरा फिर भी ऐसे लटक लटक के निकल गया था रशियन का। मैं फर्स्ट ईयर में ये था भी चलो मेडिकल के लिए आए हैं, मेडिकल पे फोकस करते हैं, रशियन मेडिकल पे फोकस करें। हाँ, तो उसके यही बाद चीज क्या कहते हैं, अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स इसी चीज को गलत लेके जाते हैं कि हम तो सिर्फ मेडिसिन पढ़ने आए हैं, रशियन की हमें क्या ही जरूरत है। जबकि रशियन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की, क्योंकि जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे तब तक तुम किसी कंट्री के कल्चर के बारे में नहीं जान सकते, तुम्हारा रहना उधर इजी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। Exactly. तो ये एक बहुत बड़ा वो इश्यू रहता है। तो अगर इस चीज को अगर आपको टैकल करना है तो आपको बेसिकली थोड़ा दिमाग और क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज भी लोग यहाँ पे नहीं जानते कि इंडियंस क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं मुझसे कि तुम यहाँ पे मेडिसिन कर रहे हो ना, हाँ हम मेडिसिन कर रहे हैं। बड़ी जितनी भी टैक्सी वाले, इतनी बड़ी सिटी है यार, और काफी लोग आते जाते हैं, क्यूरियोसिटी सबके मन में है, मतलब सबके देखा लोगों ने बहुतों ने इंडियंस को आसपास तो, बट फिर भी अब को पता थोड़ी लगता है भी ये क्या कर रहे हैं, है ना? हाँ क्या कर रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन तो है ही वहाँ पे। और हम तो फर्स्ट ईयर में तो हम आए थे, सारे ही आए थे वापस फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टी में, समर वेकेशंस में। फिर सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, तब मैंने दिमाग में काफ़ी चीज़ें ने डिसाइड कर ली थी भी अपना ये चीज़ें तो मैं करूँगा ही। तब मज़ा लेना शुरू किया था मैंने भी, हाँ ठीक है पढ़ाई भी ठीक कर रहा हूँ, अपना टाइम टेबल भी, थोड़ा नींद वींद का भी चक्कर सेट कर लिया। फर्स्ट ईयर में क्या था ना, बहुत ख़राब हो गया था सिस्टम, टाइम टेबल। रात को 4-4, 5-5 बजे जगे पड़े हैं, और फिर 2 घंटे सो के सुबह 8 बजे क्लास में जा रहे हैं, फिर क्लास में नींद आ रही है। रशियन वाली मैडम ने तो एक बार मेरे को ये भी बोल दिया था, यार तू तेरे को कोई दिक्कत है क्या, तू बीमार है क्या इसीलिए नींद आ रही है? तेरे का मन ना मैडम, बीमार नहीं हूँ मैं तो वैसे ही खराब हो रहा हूँ वैसे। फिर हाँ मतलब वो चीज़ें देखी, फिर उसके बाद समझ में आ गया भी यार नहीं मैडम भी सही कह रही है। और वो सारी चीज़ें, ये तो खैर मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था नींद वींद का ठीक करना, बट उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया था भी अब मैंने अपनी लाइफ यहाँ कैसे जीनी है, वो सेकेंड ईयर से तक डिसाइड हो गया। सेकेंड ईयर में मैंने कंटिन्यू कर दी वो चीज़ें। सेकेंड ईयर के एंड तक तो मैं फिर फ्लैट में पहुंच गया था। सेकेंड ईयर की जो समर वेकेशन हुई ना, हम वहाँ रुक गए, मैं सोमेश्वर अमित, हम आए नहीं। और भी 2-3 बच्चे थे वहाँ पे हमारे साथ, 2-3 और थे, बट हम तीनों ही ज़्यादा हैंग आउट करते थे तो हमारा ग्रुप बन गया था। अमित से दोस्ती तब हुई थी पहली बार, उससे पहले अमित को नहीं जानता था, सोमेश को। फिर हमने 2 महीने हैंग आउट किया, क्लब बार बार जाना शुरू तब कर दिया था, और तभी छोड़ भी दिया था उस 2 महीने में ही जाके, और तभी छोड़ दिया। उसके बाद मैं रशिया में लास्ट तक भी क्लब बार नहीं गया। हाँ उसके बाद, और फिर वहाँ से काफ़ी दोस्त बने, वहाँ से काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद डिसाइड कर लिया कि यार अब तो हॉस्टल छोड़ के मैं फ्लैट में रहूँगा, हॉस्टल में नहीं मेरी ज़िंदगी कटने वाली। फिर फ्लैट में निकल गया था, मैं पहला ही बंदा था जो फ्लैट में गया था, मेरे पीछे पीछे और काफ़ी लोग आ गए थे। 1 साल बाद और काफ़ी लोग आ गए थे, और फिर वापस भी जाने शुरू हो गए थे। आखिरी तक तो आई थिंक उदम ही बचा था आखिरी में, जो अकेला रहता था फ्लैट में अभी तक भी। उदम भी आई थे, हाँ उदम ही रहता था फ्लैट में, बाकी किसी को अलाउड ही नहीं होता था, किसी को अलाउड नहीं था। तो ये था। फिर उसके बाद आगे और कैसे कैसे लाइफ प्रोग्रेस करी आपकी? फिर उसके बाद जब मैं फ्लैट में चला गया ना, तब तो ऐसे ड्रास्टिक चेंज आने शुरू हुए थे ना, मतलब हर महीने लाइफ बदलती थी। पहले मैंने एक फ्लैट लिया जहाँ हम लगभग 20 दिन रहे। वो मेरे साथ वाला लड़का लेरेंस का है शायद? नहीं वो नहीं था, वो हमने स्ट्रीट का नाम भी नहीं याद मुझे, वो एक फ्लैट लिया था, वो तो ज़्यादा किसी ने देखा भी नहीं उस पर। उधर हम 15 दिन रुके थे। तो उधर ओनर से भी बात हुई हमारी, और हमने भी मतलब हमको भी फ्लैट अच्छा नहीं लगा तो हमने फिर वो छोड़ दिया था।
थोड़ा डार्क सा था, सोवियत टाइप का पुराना सा। तो हाँ हमें लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, साफ सफाई करनी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी, तो इसमें नहीं रहेंगे। और डार्क सा था, अंधेरा सा ही रहता था उधर। आप बैठे हो अंदर तो नींद ही आ जाएगी वो वाली सिचुएशन थी। फिर वो छोड़ दिया हमने। हाँ फिर हमने नया ढूंढा लेनिन्स्काया पे, वो बिल्कुल एयरी 6th फ्लोर पे, चौक के ऊपर ऐसे, एक इधर सड़क जा रही है एक इधर सड़क जा रही है, चौराहे पे सामने गाज़प्रोम की बिल्डिंग दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी विंडो है, रोशनी आ रही है बढ़िया। और नया फ्लैट था उसमें, हमसे पहले 3 महीने पहले कोई रहे थे थोड़े दिन के लिए, साफ था बिल्कुल, ऐसा लग भी नहीं रहा था अभी इसमें पहले कोई रहा हुआ है। और जो ओनर थी वो वहीं रहती थी 2 फ्लैट छोड़ के। मेरा 83 था, उसका 86 87 ऐसा कुछ था। अच्छा हाँ ओल्ड लेडी थी वो, अराउंड 70 समथिंग। उसकी बेटी का फ्लैट था तो वो केयर टेक करती थी, बढ़िया थी बहुत। सारा कुछ सही हो गया। फिर वो यूनिवर्सिटी वाला डीन चेंज हुआ था, तभी 1-1.5 महीना हो गया था मुझे फ्लैट में रहते हुए। ये कौन सी ईयर में डीन चेंज हुआ था? ये 2 साल हो गए थे, मैंने 2013 में ज्वाइन करा था। 2014 तो में मे बी 2015 के दिसंबर की बात है ये। 2015 के दिसंबर जनवरी की बात है, जो अपना करंट डीन है ना? हाँ ये तब आया था, 2000 दिसंबर में ही आया था आई थिंक, क्योंकि मैं तभी मैं फ्लैट में गया था। मैं दिसंबर में ही फ्लैट में गया, तभी ये आ गया था, सॉरी। फिर जो पुराने वाला डीन था ना, उसने तो हमें ये बोला था जाओ चिल करो, बढ़िया है, अच्छा है, इंडियन सिटी में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो वो तो हो गया, मैंने बस एप्लीकेशन लिखी थी भी मुझे जाना है और मैं चला गया था। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं की थी उस टाइम। फिर जो नए वाला डीन आया ना, ये कह रहा भी नहीं है तो अलाउड ही नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं है भाई अलाउड? तब तक मैंने फिर देखा मैं अलाउड है भी है कि नहीं है, मैंने पढ़ा लिखा, वेबसाइट चेक की काफ़ी सारी, एम्बेसी वगैरह के रूल्स देखे भी, ऐसे क्या ऐसा कोई रूल है क्या कि भाई आपको सिर्फ हॉस्टल में ही रह सकते हो या बाहर अलाउड नहीं है? बट ऐसा कुछ था नहीं, आप कहीं भी रह सकते हो। यू नीड टू हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट प्लेस, है ना? अच्छा। तो वो एग्रीमेंट होता है ना, दगावार जिसको बोलते हैं। नहीं, दगावार तो वो रेंट एग्रीमेंट अपने भी चलता है। रशिया का वो होता है ना, जब आप जाते हो ना, एक स्पीसक बना के देते हैं ना, आपके पासपोर्ट में पर्ची लगी होती है रजिस्ट्रेशन इमिग्रेशन वालों की, तो वो होता है, वो करवाना जरूरी होता है जब आप कभी भी ट्रैवल करते हो, तो वो अपडेट होता है हर जगह पे। बेसिकली ये है अभी गवर्नमेंट को उनके पता होता है भी ये हमारा बंदा है, देश में आया हुआ है कहीं से और ये यहाँ पे रह रहा है। इवन रशियंस के भी होते हैं तो ये इस जगह पे रह रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन इस जगह की है, इसका होम ये है यहाँ पे। तो वो चीज़ थी, वो उस दिन ने बोला ये करना पड़ेगा तेरे को। मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है यार ओनर से बात की, ये कर लेंगे। हाँ, ये ओनर्स को बोला मैं ये कराना पड़ेगा, वो बोली कर देंगे। मेरे तो घर के बाहर ही था, जहाँ लेनिन्स्काया पे मैं रहता था, सड़क क्रॉस उसके जस्ट ऑपोजिट सामने वाली बिल्डिंग में वो था इमिग्रेशन पोर्टल पुंक्त। वो कह रही ये तो अपने यहाँ पे है। माँ ठीक है, फोन किया मैंने उसको, वो आ गई। 200 रुपये हमारा खर्चा हुआ उसमें, प्रिंट वगैरह का, पासपोर्ट स्कैन किए, प्रिंट किए ये सब, और वो छाप के दिया उसने, और आधे घंटे का पौने घंटे का काम था, वो हो गया। मैंने जाके डीन को दे दी पर्ची, मल्ले ऐश कर वो हो गया। फिर वो हो गया काम। उसके बाद ओनर मेरे को हमेशा अच्छे मिले, मेरे को हमेशा लेडी ओनर मिली फ्लैट पे। 2 बार फ्लैट चेंज किया, दोनों बार ओनर लेडी थी, लैंड लेडी, दोनों बहुत सही थी और हेल्पफुल थी। कभी फालतू नाटक नहीं करती थी, कभी फालतू ये नहीं बोलती थी, कभी फालतू ये नहीं बोलती थी भी आपकी बार इतना रेंट हो गया, वो हो गया। जितना बनता था उतना ही पहले बता देती थी भी ये पानी का इतना आता है, उतना आता है, उतना आता है, और बस जितना बना है उतना ही दे दो, फालतू नहीं मांगा कभी भी ना। कभी ये बोला साफ नहीं करते, वो करते। मैं रखता ही था सफाई तो हम करते थे प्रॉपर, हर दूसरे तीसरे दिन बुरा बढ़िया फ्लैट साफ करते थे। सो आपके और क्या क्या एडवेंचर्स थे, लाइक ट्रैवल आपने कहाँ कहाँ किया इस टाइम के? ट्रैवल का मैं मतलब अपने आप को उतना नहीं मानता भी, मैंने बहुत ट्रैवल किया, मेरे से ज़्यादा तो उधम कर गया है ट्रैवल वहाँ पे। बट हाँ, मैंने जब भी मौका मिला मैंने किया। सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले हम समारा गए थे, जोर लेके गया था। जोर का भाई एमवे में काम करता था। एमवे नहीं है, एमवे कंपनी में एक के नीचे एक जोड़ा, एक के नीचे एक जोड़ा। हमें भी जोड़ दिया था उसने शैम्पू देके। तो वो कह रहा एमवे की कॉन्फ्रेंस है, घूमने चलेंगे।
और हाँ। ठीक है यार। और समारा है भी कोई 300 350 किलोमीटर दूर है ना, है 300 काफी। 350। हाँ तो हमारा खर्चा आ रहा था वो 700-800 रुपये अप डाउन का। मैं घूमने चलते हैं यार, मैं और अमित और सोमेश हम आप गए गए घूमने। किससे थे? हम ट्रेन गए थे से? बस से। अच्छा बस से तो सस्ता पड़ा है, तो हाँ मैं ट्रेन ये से गया था, 2500 लगे थे अभी। ट्रैवलर होती है ना, उससे गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ काफी लोग थे। तो जोर उसका भाई, उसके जोर के पेरेंट्स थे, और मैं, अमित, सोमेश और भी काफी लोग थे। तो मजा आया था, घूमे फिरे, चिल किया, खाया पिया। नॉन वेज तो खाते ही थे हम, अमित नहीं खाता था बस। जोर का भाई नहीं खाता था, जोर का भाई वेजिटेरियन खाता था। तो वो उसके बाद फिर पहला समारा था। उसके बाद मेरे को एक्चुअली ये यार क्रोनोलॉजी नहीं याद, मैं पहले कहाँ गया उसके बाद कहाँ गया, काफ़ी पुरानी बातें होंगी। हाँ बट उसके बाद व्लादिमीर भी गए, मॉस्को तो काफ़ी घूमा, काफ़ी बार। मॉस्को तो जब भी पहुंच जाते थे ना हम, मतलब घूम ही देते थे हम। तो 3-4 घंटे थे, एक बार तो एयरपोर्ट ट्रांजिट था हमारे पास 3-4 घंटे का, उसमें भी घूम लिया था हमने। तो मैं एक 3-4 घंटे में क्या घूमा होगा? भाई हम तो निकल गए थे, हमारे पास 4-1 घंटे अराउंड थे। हम तो निकलते ही फटाफट, क्योंकि उस टाइम तक सारा आइडिया हो गया था भी कैसे कहाँ कितना टाइम लगता है। फटाफट प्लेन से निकले, फटाफट वो बस पकड़ी, बस से सीधा मेट्रो के एंड पे पहुंचे, मेट्रो में बैठे, और मेट्रो से सीधा वहाँ पे लेनिनग्राड स्काई स्टेशन पे उतरे। लेनिनग्राड स्काई पे वहीं पे वो आ जाता है क्रेमलिन वगैरह, वहाँ घूमे थोड़ी देर। हाँ मैं और सोमेश, और बर्गर खाए। उसके बाद फिर से सेम मेट्रो में बैठे, आए। ये तो वही बात होगी, पूरे मॉस्को छू के आ गए। हाँ छू के आ गए थे पूरे आखिरी में ना, जो मतलब बस मिली उसमें बैठे हम, पूरे टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम। और मेरे ख्याल से एक और चीज है जो यहाँ के बच्चे नहीं जानते, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, यहाँ पे फोरम्स बहुत होते हैं। तो सबसे पहला फोरम आपको कौन सा? फोरम का तो एक्चुअली ना मुझे आइडिया मुझे कब लगा था, तो यूरेशिया जब पहली बार हुई थी, तो मेरी 2016 में हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ तो एक्स जा रही थी उसमें, और शी वॉज अ वॉलंटियर। तो वो वॉलंटियर कर रही थी, और मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं था तब उसका उतना खास। बाद में मुझे आइडिया लग गया था, तो मेरा मन था भी मैं भी जाऊँ। 3-4 दिन की थी। तो उस टाइम लेकिन गाबा गया था वहाँ पे। गाबा मेरा रूममेट होता था तब, रूममेट पहले था, उसके बाद हाँ उस टाइम यूरेशिया के टाइम रूममेट नहीं था, तो वो गया था वहाँ पे। तब मुझे यूरेशिया का पता लगा था, और हम फिर भी कॉन्सर्ट वगैरह में तो पहुंच गए थे, वहाँ आसपास ही हो रहा था सारा कुछ सिटी में। जहाँ मौका मिलता था वहाँ पहुंच जाते थे, नाश्ता होती थी वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें दिखा भी देती थी। एक बार तो मैडम के साथ पहुंच गए थे, रशियन वाली मैडम थी जो हमारी, ओल्गा एलेक्सेव ना मैडम, मिल गई हमको वहाँ पे, घूमते फिर रहे थे। फिर मैडम के साथ घूमे थोड़े टाइम के लिए, और काफ़ी मेरे इतने दोस्त हो गए थे ना कि मतलब मेरे पास मतलब टाइम ऐसा बचता ही नहीं था कि फ्री टाइम निकालूं। मतलब मौके इतने थे कि कभी किसी के साथ कुछ घूम लिया, कभी किसी के साथ कुछ घूम लिया, और सब लोग रेडी थे चीज़ें दिखाने के लिए। सब लोग काफ़ी ओपन थे अपने कल्चर के लिए, अपने घर वालों से मिलाने के लिए, अपने घर दिखाने के लिए, कैसी लाइफ है उनकी, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। फिर हम भी रेसिप्रोकेट करते थे चीज़ें भी, हाँ ठीक है यार हमारा ऐसा है। खाना वाना मुझे ज़्यादा नहीं आता था, मैं तो दाल भी सूप बना के पिला देता था, ये हमारा सूप है। सूप है। जोर को दाल बहुत पसंद थी भाई, जोर दाल बहुत बढ़िया, मतलब सबको ही पसंद आता था इंडियन फूड तो। चाय तो पूछ ही मत, चाय के तो सारे ही फैन होते थे। रोटियों के कितने फैन होते थे भाई, रोटियां बना के खिलाता था ना मैं, बहुत फैन थे रोटियों के। हाँ तो उसके बाद आप कौन फोरम? यूरेशिया में तो मैं पहली बार गया। और अच्छा उसमें एज अ पार्टिसिपेंट गए थे या वॉलंटियर? उसमें नहीं मैं गया, उसके बाद जो नेक्स्ट हुई ना उसमें एज अ वॉलंटियर गया मैं, पार्टिसिपेंट कभी नहीं गया। मैंने दोनों अप्लाई की थी, बट देन मैंने और सोमेश का डलवाया था, मैंने और सोमेश का दोनों का डलवाया था। मैं वॉलंटियर में भाग लेना है, बाहर फार्म मैं अकेला भर रहा हूँ। सोमेश कह रहा भर दे तू ही, मैंने भर दिया सोमेश का। सोमेश को सिलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं किया वॉलंटियर वाले में। तो देन सोमेश कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं भाई तू सिलेक्ट हो गया, जा क्यों नहीं रहा, क्या मतलब है? क्या मैं नहीं जाऊंगा? मैं तो कह रहा तेरे चक्कर में था भी, साथ में चलेंगे यार, तू ही जा नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊँ। मैंने बोला फिर मैं एक काम कर, रुक मैं बात करता हूँ। फिर मैंने बात की उनसे, मैं सोमेश आ नहीं रहा और सोमेश की जगह मैं आ जाऊँ क्या,
कि रे आ जाओ। तो फिर मैं सुमेश की जगह चला गया था वॉलंटियर बन के। हाँ, उसमें क्या होता था ना, अगर 5 दिन की जैसे फोरम है तो वॉलंटियर्स को 3 दिन पहले बुलाते हैं, तो हमारे लिए वो 8 दिन की हो जाती है। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह। तो तूने तो अब की है वॉलंटियरिंग? हाँ मैंने किया है। तो अब यूरेशिया 2 हफ्ते की हो गई है। 1 हफ्ते वॉलंटियरिंग स्कूल चलता है उनका, कि उसमें वॉलंटियर्स को सिखाया जाता है कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उसमें 1 हफ्ते उनकी ट्रेनिंग होगी वॉलंटियर्स की, और नेक्स्ट वीक से क्या कहते हैं यूरेशिया फोरम स्टार्ट होगा, और वही सब अपने लेक्चर्स होते हैं, उधर स्पीकर्स आते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कोई। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं ये चीज़ें, और इनफैक्ट कोई भी पार्ट उसके अंदर ले सकता है। हाँ, कोई भी ले सकता है, बट वही है, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह वाला सीन होता है, वो थोड़ा सा हाँ, उसमें इंटरव्यू पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यू नहीं आता, वॉलंटियरिंग में इंटरव्यू ना। हाँ, पार्टिसिपेंट मुझे बनना ही नहीं था एक्चुअली। वॉलंटियरिंग में आपको ना ज़्यादा स्कोप होती है, और जब आप वॉलंटियर हो आपको हर जगह घुसने का मौका मिलता है, मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स को तो हम ही चला रहे होते थे, भी नहीं यहाँ नहीं जाना, तेरे को वहाँ नहीं जाना। तो वही वाला फर्क था। हाँ, तो आपको ये यूरेशिया फोरम के अंदर क्या कहते हैं, कहाँ पे, मतलब आपका स्टे कहाँ पे था? मैं तो घर पे ही रहता था। अच्छा। हाँ, मैं सिटी में ही रहता था ना, तो मेरे को ऑप्शन दिया था होटल में रहने का, घर पे रहने का। मैं होटल में तो क्या ही करूँगा, मैं घर पे ही ठीक है। और घर पे ही रह गया था। हाँ, और मेरा काम भी ऐसा था कि मेरे को कुछ ज़्यादा काम था ही नहीं। मैं तो उनके लिए एक तरह से शोपीस हो गया था। मेरे को तो वो उसमें बुला लेते थे, मैं उनका रेडियो है उस पर बिठाए रखते थे 2-2 घंटे। हाँ, बात करते थे मेरे से, चिल्ल मारते थे, रशियन में बात होती थी, उनके लिए कंटेंट था वो। फोटो वोटो वाले उसमें खड़े कर लेते थे भी, चलो, क्योंकि उस टाइम ना हम 2-3 लोग थे इंडियंस वॉलंटियरिंग में। नहीं, वॉलंटियरिंग में मैं अकेला था, और पार्टिसिपेंट में बाकी भी इंडियन भी थे, यूनिवर्सिटी के कुछ लोग, और कुछ लोग आए हुए थे बाहर से, इंडिया से, एशियंस काफ़ी थे। तो वो वाली चीज़ें थी, और मेरे काफ़ी दोस्त थे वॉलंटियर उसमें, तो मेरे लिए वो नया भी नहीं था। मेरे को ऑलरेडी बढ़िया माहौल मिल गया था वहाँ पे, मस्त चिल करते थे। वो था फोरम तो वो थी। उसके बाद मैंने फोरम बढ़िया बना बताऊँ। एक बार मैं गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड लीडर्स, वैसी वाली थी, व्लादिमीर में। वहाँ पे बढ़िया था। वहाँ पे मैं गया, मेरा जाने का आने का खर्चा खुद का था, वहाँ का उनका था सारा, रहने का देखना वो सब कुछ। फिर वो वहाँ मैं 3 दिन रहा। व्लादिमीर काफी ओल्ड सी सिटी है। हाँ, ये मॉस्को के पास है ना व्लादिमीर? मॉस्को साइड पे में आती है। हाँ, गोल्डन सर्कल की सिटीज में आती है। मॉस्को के आसपास नहीं, गोल्डन सर्कल है, योल्तिक क्रुग बोलते हैं। उसमें काफी सिटीज हैं जो मॉस्को की ऐसे एक्सटेंशन सिटीज मानी जाती हैं। अभी मॉस्को जाने से पहले ये सिटीज आएंगी ही आएंगी। तो वहाँ का कल्चर काफ़ी बढ़िया है। तो व्लादिमीर उनमें आती थी, और वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। एक बिल्कुल महल सा था, वो देख के आए थे हम, काफ़ी बढ़िया था। और वहाँ गए थे, वहाँ काफ़ी चीज़ें देखी, कॉन्फ्रेंस वगैरह में। उधर तो मैं पार्टिसिपेंट था। उसके बाद हम गए थे, यार क्या नाम है उस जगह का, चिल्याबिंस्क, जहाँ पे मिट्टी और गिरा था। तो वहाँ गए थे। हाँ, वहाँ तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ तो बायोकेमिस्ट्री वाली मैम ने बोला था जाने के लिए, और वो पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड था। उसमें हमारा कुछ यूनिवर्सिटी से चिल्याबिंस्क की यूनिवर्सिटी ने दिया था उसका तो सारा खर्चा, आने जाने का सब कुछ, रहना सहना, वो भी बढ़िया था। उसमें हमने एड्स के ऊपर थी वो सारी, एड्स एंड HIV के ऊपर। तो एक प्रेजेंटेशन थी हमारी, और बस उसके अलावा, और हमारा कंपटीशन भी था, हमें तो सिर्फ प्रेजेंट करनी थी। कंपटीशन वाले अलग थे, हम सिर्फ प्रेजेंट करने गए थे। और उसमें काफ़ी मज़ा आया था घूमने। यार उधर का फ़ायदा पता क्या है ना, अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो ना, 1 दिन की कॉन्फ्रेंस है, और बाकी आपका ना 1 दिन 2 दिन ना घूमने फिरने का बढ़िया टाइम रखते हैं वो। हाँ, पूरा बढ़िया एक्सपेडिशन बढ़िया कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें, उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ जाता है। फिर भी हाँ चलो ठीक है, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, सिटी देख ली, साथ ही साथ लोग मिल जाते थे। चिल्याबिंस्क साहब मेरे ख्याल से 5th ईयर में गए थे, राइट? चिल्याबिंस्क आई थिंक सो, हाँ 4th या 5th ईयर के। हाँ, और थिएटर में जब मैंने काम किया, थिएटर में भी काम किया मैंने वहाँ। थिएटर में भी काम किया, बताओ। हाँ, वो तो कैसा था? वो बहुत बढ़िया था यार।
बहुत जबरदस्त था उसमें, तो बहुत मजा आया था। मतलब मेरे को नाचने कूदने का शौक भी नहीं था और ना मेरे को आता, है ना। पर थिएटर में जाके ना मेरा एक मतलब ये हो गया था कि नाचना कूदना है ही कुछ नहीं, आपको तो मतलब अपने अंदर से चीजें करनी है और अपने लिए करनी है। इमोशंस। हाँ, तो हम थिएटर में बिल्कुल केयरलेस हो गए, केयर फ्री हो गए थे, केयरलेस तो नहीं, केयर फ्री हो गए थे हर चीज में। एक तो मतलब वो डर खत्म हो गया था अभी सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे वो बताती थी, सिखाती थी भी तुम्हें ये करना है, वो करना है, और इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस थिंकिंग के साथ करना है। तो वो चीजें करते करते हम एक तरह से उस चीज में मैं काफी खुल गया था। मैं ना डांस बार में, क्लब में जाके ऐसे मतलब आखिरी तक नाच लेता हूँ, बेशक नाचना ना आ रहा हो। केयर फ्री होके ना, आपकी अंदर से जो आप सोच रहे हो ना ऐसा कर दूं, वो निकल जाती हैं चीजें। और काफी लोग मिलते हैं यार अभी, रैंडम काफी मिल जाते हैं जिनके साथ ऐसे नाच कूद के आ जाते हैं। कल एक सरदार मिल गया था परसों, उसके साथ नाचे बहुत टाइम तक, काफी मतलब हमने बंद कराया था ठेका, भाई अब बंद हो रहा है, अब चले जाओ घर। 3 घंटे वो उसमें खुशी मिलती है, वो चीजें यार। ये ना मेरे लिए तो स्ट्रेस रिलीफ करती हैं ये सारी चीजें, हर किसी के लिए करते, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो आपको बाउंड करता है चीजों की, कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। और जब तुम ऐसी कोई चीज करते हो जिसके अंदर लाइक लिटरली तुम्हारी हार्ट बीट बढ़े, या फिर तुम्हें ऐसा डर सा लगे करने के लिए, और वो चीज तुम कर रहे हो और उस चीज में तुम्हें खुशी मिल रही है, तो वो एक अलग से हैप्पीनेस देता है, अलग से डोपामिन रश देता है दिमाग के अंदर। तो ये तो है ही। कहते नहीं, अकेले बाहर जाने का रशिया में हमेशा सबको ही डर होता था। यूजुअली लोग सोलो ट्रिप प्लान नहीं करते थे, बट मैंने कई सारे किए सोलो ट्रिप। अकेले ही चला जाता था, अकेले ही आ जाता था, और मजा भी आता था। और इसके साथ साथ फिर एक ओवरऑल भी लोग अभी फॉरेन कंट्री में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ऊपर से ठंडा देश है, कहीं अटक गए आधे पौने घंटे के लिए तो भाई कुल्फी जम जाएगी, वो वाला हिसाब था। लेकिन आपको उस हिसाब से प्लानिंग भी करनी पड़ती थी भी, अगर मेरे साथ ये हुआ, अगर मेरे को मैं इस चीज में अटक गया तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। तो वो सब थोड़ी प्लानिंग के साथ चलना थे। हम फीफा वर्ल्ड कप के टाइम घूमने गए थे, मैच नहीं देखा था हमने, हाँ समारा गए थे तब फीफा के टाइम। तब हम तो घूमने के पर्पज से ही गए थे, घूम के ही आए थे। मैच का तो मुझे शौक भी नहीं, मैंने फुटबॉल देखी नहीं कभी। उस टाइम बड़ा मजा आया था, उस टाइम तो समारा ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या बना हुआ है। हाँ, समारा वाकई में उस टाइम पे बहुत ज्यादा उन्होंने खर्चा पानी किया था उस टाइम पे। फीफा पे तो मेरे ख्याल से काफी खर्चा पानी किया। 4th ईयर में थे आप कजान गए थे हम घूमने के लिए लास्ट ईयर में। 6th ईयर में हम कजान गए घूमने के लिए। 6th ईयर में कजान, तब रोड ट्रिप था हमारा, सुरेश की गाड़ी से गए थे हम। सुरेश को अपना काम था कुछ, समारा में ही काम था उसको, तो समारा के थ्रू गए थे कजान, फिर आए थे। और मेरे को याद नहीं आ रहा यार, इसके अलावा कौन सी सिटी बची। पीटर्सबर्ग गए हो आप? पीटर्सबर्ग नहीं मैं गया, वो रह गया मेरा, सोची रह गया। पीटर्सबर्ग रह गया, तारनबुर्ग रह गया, काफ़ी जगह रह गई हैं अब तो। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मतलब उतना शौक था नहीं ट्रैवलिंग का, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, कर करके ही पता लगा भी मेरे को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। उधम ने मेरे से ज़्यादा कर दिया, जिसको शौक भी नहीं है। हाँ, ज़्यादा किया है। मॉस्को घूम गया दिसंबर के अंदर, काफी जगह घूम के आया उधम गया तो। हाँ, मॉस्को तो इसका ऐसे बन गया था, मेरा मामा का लड़का आ रहा था मॉस्को घूमने के लिए। हाँ, इसलिए तो हाँ, वो बोला यार तू तो है नहीं वहाँ पे, मैं तू रुक, मैं उधम को बोलता हूँ, उधम आ जाएगा तेरे पास। हाँ, वो उसको तो आती नहीं थी लैंग्वेज, तो उधम आ गया था इसके साथ। तो इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और वो मॉस्को साथ में फिर घूमा था। फिर वो वापस इंडिया आ गया था और ये अपने यूनिवर्सिटी वापस चला गया था। अगर कोई अभी हमारा इतना पॉडकास्ट देख रहा होगा तो यही सोचेगा कि भाई ने 6 साल सिर्फ मजे करे हैं, पढ़ाई वढ़ाई यार। हाँ, अभी सुनने में आई थी यार, मतलब साउंड ऐसी करती है इवन मेरा चैनल और मेरी लाइफस्टाइल, अगर मैं देखा जितनी मैं सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट करी है, कि यार इसने मजे ही करे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। इसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, करी थी, लेकिन वो चीज ना बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। वो एक सेम रूटीन बार बार दिखाना। यार हम क्लास गए। अल्फा तूने चैनल देखे होंगे जिसमें लोग स्टडी का वो दिखाते हैं भी, कैमरा लगा के पढ़ रहे हैं ना, वो बढ़िया चीज है। वैसे तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर किसी का शौक है करने का तो करो। लेकिन मेरे से वो चीज नहीं होती, मैं नहीं कर सकता वो चीज।
पता क्या, पता मैंने भी 5 ट्राई मिनट करा। बैठ के फिर इंस्टाग्राम चलाऊंगा उसी कैमरे से, वही कैमरा वहां रख रखा था, अब उसी से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। वही नहीं है। मैंने ट्राई किया, मैंने यही चीज ट्राई करी। मैंने क्या कहते हैं, कैमरा लगाया, मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा। आप प्रिटेंशियस हो जाते हो पढ़ते समय, आप प्रिटेंड करने लगते हो कि हाँ अब मैं बहुत ज्यादा फोकस हो गया, घंटे भर पढ़ रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं ब्रेक लेता हूँ, पानी का ब्रेक ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ। और वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड सी लगती है, जो लोग ऐसे लाइक करते दिखाते हैं ऐसे पढ़ते हुए। यार मुझे तो ये लगता है क्योंकि मुझे अल्फा उसमें मतलब उतना कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं रहा क्योंकि मैं वो चीज उन नहीं कर लोगों से सकता भी। हूँ। हाँ, मैं वो मेरा पता चीज क्या नहीं हिसाब है, दिखा सकता है। मान लो कोई बढ़िया टॉपिक सा आ गया जिसमें मजा आ रहा है, समझ भी आ रहा है, तो क्या पता आधा पौना घंटा बढ़िया निकल जाएगा, और उसके बाद वाले टॉपिक पे क्या पता 10 मिनट भी नहीं लगा जाए। तो मतलब वो पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, भी 30 मिनट पढ़ा और 10 मिनट रेस्ट, वो नहीं कामयाब। मेरा हो गया 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट रेस्ट भी हो गई, फिर 10 मिनट पढ़ा, फिर 2 मिनट की रेस्ट हो गई, फिर 30 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट की वो मतलब रिदम सही नहीं है, उल्टा सीधा सा है। पर ठीक है, मेरे लिए तो चीजें काम कर रही हैं, तो बेस्ट वही है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आना चाहिए। तो आप ग्रेजुएट हुए थे 2018 में, राइट? 19 में। हाँ, तो फिर उसके बाद की जर्नी कैसे थी? उसके बाद तो यार उस टाइम तो ना मैं काफ़ी वाली ऐसी सिचुएशन में था कि मैं मतलब कंफ्यूज था अपनी कैरियर चॉइस को लेके। ये कॉलेज में ही हो गया था मेरे साथ, लास्ट के 5th और 6th ईयर की उसमें थॉट आ गए थे भी यार, मतलब आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, और इस चीज़ में क्या पता मेरा उतना दिल नहीं है, उतना मन नहीं है मेरा लगा हुआ। बट स्टिल चीज़ें तो करता ही था मैं, और पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ही था, नंबर भी सही आते थे, और पास भी, बल्कि मेरे 2 सब्जेक्ट के अगर मैं रिपीट पेपर करता ना और नंबर बढ़ा लेता उनमें, तो क्रासनी डिप्लोम बन जाता। डीन ने बोला भी था, कह रहा 2 एग्जाम क्यों नहीं दी? मेरा मन नहीं है, मेरे को शौक नहीं है, ला लो या नहीं लाओ, डिग्री तो डिग्री है। थोड़ा अगर वो होता ना उसमें, थोड़ा और पुश करता खुद को, या फिर कोई और कर देता, तो शायद 2 एग्जाम दोबारा रिपीट देके और रेड डिप्लोम तक भी पहुंच। मेरे 4.3 थे, 4.5। बट उस चीज से फर्क पड़ता है क्या? दिखावा हो जाता बस। तो फर्क पड़ता है भाई, एग्जैक्टली फर्क। यूट्यूब पे बोल देता है मैंने रेड डिप्लोम लिया है, रेड डिप्लोम लिया है। इंस्टाग्राम पे डालने पे अच्छा लगता है। बट प्रैक्टिकल यूज के साथ मेरा स्टार्ट जो था ना वो क्लास पे हुआ था, बट इवेंचुअली आते आते तक ना अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थी हमारी। वो भी, मैं भी उसको समझता था भी वो क्या चाह रहा है, और उसकी क्या क्या बंदी से क्यों लगाता है, रीजन क्या है, और मैं वो भी समझता था भी ये चीजें। उसने मेरे को काफी चीजें अलाउड की हैं यार। अगर तुम खुद वहां बैठो, इवन तू अगर वहां बैठा है, जूनियर है तू मेरा, तो तेरे को पता है भी कुछ चीजें तेरे को ऐसी साउंड करती होंगी यार, दविंदर को तो अलाउड होती थी, तो पार्शियलिटी हो गई है ना। लेकिन जिसको नहीं, तुझे तो पता है सारी बातें, लेकिन जिसको नहीं पता वो तो बिल्कुल यही सोचेगा ना, ये इसको तो बहुत चीजें ऐसे ही हुई हैं इसके साथ, ये तो पार्शियलिटी है, इसको तो एक वो आजादी दी गई है जानबूझ के, डीन ने आजादी दे दी थी जी, डीन ने अलाउड कर दिया था ये वो। लेकिन उनके पीछे के काफी रीजन थे जो तेरे को पता है, लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट, है ना। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो ये फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपका, ग्रेजुएट के बाद हाँ उस टाइम मेरा दिमाग घूम रहा था, बट उसके बाद मैं आ गया था, और उसके बाद मैं गौतम नगर ही गया सोमेश में, और बाकी दोस्त टीम मोटिवेशन ज्वाइन किया था। तब टीम मोटिवेशन 6 महीने के लिए, तब भी मैं पूरे डाउट में था। जब मेरा पहला पेपर फेल हुआ ना, तो मेरे डाउट क्लियर हो गए थे। तब मुझे ऐसा मतलब तमाचा लगा था ना खुद को ही, रियलिटी चेक हुआ था कि ठीक है, अगर तेरे को नहीं भी करनी है चीज, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू लीव इट बिहाइंड, है ना। कम से कम एक सम्मानजनक सिचुएशन पे लाके फिर छोड़ती हूँ। छोड़ना है तो पेपर पास करके छोड़ दे, फेलियर बन के मत छोड़। आज दुनिया बोलेगी, कल खुद को बोलेगा, है ना। रिग्रेट नहीं चाहिए। हाँ, लाइफ में मतलब रिग्रेट मैंने लिए भी नहीं, अभी तक भी किसी बात का है नहीं, लेकिन वो रिग्रेट हो जाता अगर मैं उस सिचुएशन में वैसे कर लेता। फिर मैंने सोचा ठीक है अब पढ़ते हैं। फिर मैंने तैयारी शुरू की थी सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जो अगस्त वाला एग्ज़ाम था। तो उसमें मैंने सबसे बेस्ट तैयारी करी थी अपनी, और उसमें मेरा स्कोर तो इंक्रीज़ हुआ था, बट वो पेपर नहीं पास हुआ था। वो पेपर मतलब मुझे तो वो आसान ही लगा था पेपर, नहीं पेपर उतना मुश्किल नहीं आया, बट ओवरऑल जितना था ना, सब लोग भी, प्रोफेसर भी सब बोलते थे भी पेपर कॉम्प्लिकेटेड था,
चीज़ें उस हिसाब से नहीं आई जैसे बताई जाती हैं कि पेपर में इतने क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे वैसे आएंगे। क्लिनिकल ज़्यादा हो गए थे और पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे ही नहीं वो सब। बट मुझे लगा यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, ठीक है, तो जो बट क्वेश्चन प्रोग्रेस थी उसमें। हाँ, तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके क्या कहते हैं एग्जाम के अंदर, एमसीआई करंटली जो एमसीआई के अंदर, वो हाँ जी, क्लिनिकल बेस्ड होते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं सारे होते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड उनमें होते हैं? एक आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलता है पेपर से पहले, वो मतलब हर साल का सेम ही होता है। उसमें लिखा होता है कि अनाट के इतने क्वेश्चन आएंगे, फिजियो के इतने, सर्जरी के इतने, मेडिसिन के इतने, इस तरीके से कोरिलेट हो जाती हैं चीज़ें। मेडिसिन और पैथो के क्वेश्चन एक जैसे हो सकते हैं, तो आप उसमें भी काउंट कर सकते हो, उसमें भी काउंट कर सकते हो। एनाटमी के ऑर्थो के क्वेश्चन एक जैसे हो सकते हैं, सर्जरी के क्वेश्चन एनाटमी के क्वेश्चन से मैच कर, टोपोग्राफी एनाटमी से मैच कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज हो जाए, जैसे अगस्त वाले में बिल्कुल ही ड्रास्टिक सा चेंज हो गया था, तो वैसा नहीं होता है यूजुअली, बट होता है हाँ। लेकिन पेपर हार्ड है या थोड़ा इजी है या बीच का है, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते ही आते हैं। अब साइकेट्री के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन टक्कर ही जाएंगे साइकेट्री के, आपको मिल ही जाते हैं। 4 मिल जाएंगे, 5 नहीं तो 3 तो मिल ही जाएंगे। थोड़ा 1-2 ऊपर ऊपर हो जाता है, ऐसा नहीं है ऊपर नहीं हो सकता। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा है कंट्रोवर्शियल हो गया, ये इसको मैं सर्जरी में ऐड करूँ या एनाटॉमी में ऐड करूँ या ऑर्थो में ऐड करूँ या कैसे ऐड करूँ, बट फिर वो वैसी वाली सिचुएशन है। बट हाँ, होते हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से तो क्वेश्चन। बेसिकली ओवरऑल पूरी की पूरी 19 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उनमें से ही सब कुछ आते हैं और वो सब कोरिलेट। हाँ, तो अगर एक सब्जेक्ट भी छोड़ना है तो मतलब दूसरे यार subject ये उससे एक बार आई compromise- थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था ऐसे, मतलब हाथ की बोन ही पूछ ली थी, पता नहीं रेडियस पूछी हुई थी, पता नहीं नाम पूछी हुई थी, पता नहीं कुछ तो ऐसा था कि बोन का नाम पूछा हुआ था। जैसे ये अपने कार्पल, मेटाकार्पल्स और इन सब में से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी ये इस पे ऐसे निशान लगा दिया, अभी ये बोन कौन सी है बताओ, एक तरह से बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है वो। एनाटमी का क्वेश्चन है, लेकिन वो एनाटमी में तो पूछ सकते हैं ना, ऐसा पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है। और आपके हिसाब से क्या कहते हैं, ये जो एमसीआई का पेपर है जो करंटली अभी चल रहा है, अभी इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट वाला आपके हाँ नहीं, अभी जो करंटली एग्जाम जो चल रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से वो कितना डिफिकल्ट है? उसकी डिफिकल्टी अगर रेट आप करना चाहो 5 की स्केल पे, तो आप उसको कितना डिफिकल्ट रेट करना चाहोगे आपके अकॉर्डिंग? आपके पर्सनल आते हैं, आपको अभी आते हैं हाँ, जो है ना, जो मैंने भी दिए हैं और बाकी लोग भी दे रहे हैं। हाँ, एफएमजी स्क्रीनिंग एग्जाम। यार मैं नहीं कहूँगा इट्स नॉट इजी, ये पेपर आसान नहीं है। अभी कोई ऐसे बोल दे कि यार आसान है, कोई भी कर लेगा। किसी ने पढ़ा होगा सिर्फ वही करेगा। और बहुत लोग अटक भी जाते हैं, अटके भी पड़े हैं काफ़ी लोग। आसान तो नहीं है ये पेपर, पर ये भी नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम है, भी कोई नहीं कर सकता उसको। कर सकते हैं आराम से, मतलब तैयारी करके डिसेंट तरीके से पढ़ाई लिखाई करके। आसान नहीं है पेपर, मुश्किल है। अब मैं रेट करूँ अगर इसको, जैसे पेन स्कोर होता है 10 में से रेट करूँ इसको एग्जाम को, तो आई थिंक 6-7 के बीच में होगा। इतना पेन तो झेल ही सकते हैं, चलो कोई नहीं, अभी हमें भी देना है। बात ये है हमें नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, नाम के आगे डॉक्टर साहब लिखवाना है तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना पेन तो लेना पड़ेगा। और हाँ, बस यही है। और फिर उसके बाद आपका एमसीआई का स्क्रीन एग्जाम क्लियर हुआ, आपने क्लियर कर लिया सब कुछ, ठीक है। फिर आपकी इंटर्नशिप चली। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, जस्ट बता दूं मैं उसको, क्योंकि पहला अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से दूसरा अटेम्प्ट लेट हो गया, अगस्त तक पहुंच गया था वो। अगस्त में फिर वो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर जो दिसंबर में हुआ एग्ज़ाम, वो मेरा क्लियर हुआ था। बेसिकली मेरा 1 साल बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। अच्छा, हाँ, तो फिर 1.5 साल इंटर्नशिप आप डिग्री खत्म होने के, मतलब मेरे दोस्तों से मैं 1 साल पीछे इस वजह से हो गया था, उनकी इंटर्नशिप खत्म हो रही थी, मेरा तब एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। आपकी फिर इंटर्नशिप में कैसे क्या था, और उसमें लाइक इंटर्नशिप तो मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मैं आ गया था गुड़गांव साथ के साथ ही कोविड से पहले। मार्च में कोविड स्टार्ट हुआ था, 21 मार्च से तो लॉकडाउन लगा था। मैं आया था यहाँ पे 3 मार्च को, और उससे पहले वो सरप्राइज वाला 1 डे का लॉकडाउन भी था, ट्रायल वाला। तो वो सब चीज़ें, कोविड आ ही गया है तब तक तो। मैं गुड़गांव आ गया था, सोमेश मेंडियम साथ ही रहते थे, इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही थी और मैं तैयारी करता था प्रेप लेटर लेके, क्योंकि गौतम नगर नहीं जचा था मुझे।
हाँ, एक और क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से जो क्या कहते हैं गौतम नगर के अंदर लाइक ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं वो ज्यादा बेटर है या फिर जो ऑनलाइन सब्जेक्टिव होती मैटर है? है भाई, सब्जेक्टिव मैटर है वो subjective ये है। सब्जेक्टिव मैटर है। तेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझसे गौतम नगर में स्टडी नहीं हुई, ऑफलाइन वाला मेरे हिसाब का नहीं था, ऑनलाइन वाला मेरे हिसाब का था। मैं निशाचर हो जाता हूँ, सही बताऊँ ना। अगर मैं 10 दिन घर रह लिया ना तो मैं रात में जगने लगता हूँ, दिन में सोने लगता हूँ। गौतम नगर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो वो अपने आप हो जाता है मेरे साथ, वो बहुत लोगों के साथ होता है। तो बेस्ट फिर यही रहता था, मैं फिर रात में पढ़ लेता था जब जग रहा हूँ, दिन में मैं सो लेता था। तो उसमें ऑनलाइन चीजें काम आती थी, आईपैड पकड़ा, चलाया और उसमें से पढ़ते गए। और आप एक शांति भी होती है रात में। हाँ, शांति भी होती है। आपको सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज ने करी थी आपका MCI का एग्जाम क्लियर करने के लिए? सबसे ज्यादा हेल्प एग्ज़ाम क्लियर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प यार मुझे लगता है, मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी गलतियां तो की और उनसे ही सीखा था। मैं MCQ उतने अटैम्प्ट नहीं करता था, बट फिर लास्ट तक मैं बढ़िया MCQ अटैम्प्ट भी करने लग गया था। आई थिंक अगर मैं स्टार्टिंग से MCQ पे फोकस ज़्यादा करता तो आई थिंक बेटर रहता, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप थ्योरी पढ़ते जाते हो तो रिटेन होती जाती है, पढ़ते जाते हो रिटेन होती जाती है। बट अगर आप MCQ पहले कर लेते हो ना तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें ये ऑप्शन दिए थे, देन वो रिटेन करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, तो हाँ। MCQs करना सही हाँ, रहता है। अब मैं तेरे को बोलूँ भी ऐसे बॉल फेंकनी है कोई ऐसे, और या मैं पहले बता दूं इस बॉल को ऐसे घुमाना है तो ये ऐसे फेंकनी है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बॉल को मेरे को वैसे घुमाना है तो मैं वैसे फेंकूंगा। अगर मैं तेरे को बोलती हूँ ऐसे फेंकनी है तो उसका कोई एक रीजन सा नहीं है, तो और तरीके से ही फेंक सकता है, ऐसे ही क्यों, मैं तो ऐसे भी फेंक लूंगा। लेकिन अगर तेरे को उस तरह से ही घुमानी है तेरे को ऐसे ही फेंकनी पड़ेगी। ये कोरिलेट हो गई ना चीजें। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया था भी ये क्वेश्चन था, अब मेरे को इसका आंसर ढूंढना है। तो फिर मैंने वो टॉपिक पढ़े और फिर वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। रीजनिंग कह लो इसको, क्या पता नहीं यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ये बात, बट ये ऐसा था। और मेरे को तो ये थोड़ा लेट ही ऐसा नहीं है कि लोग बोलते नहीं थे, काफ़ी लोग बोलते थे। ऑलमोस्ट हर प्रोफेसर यही बोल के जाता है MCQ अटैम्प्ट करो, MCQ अटैम्प्ट करो। पर मैं देखता नहीं था वीडियो, मेरे को मोटिवेशन वीडियो देखना दिमाग ख़राब लगता है जमता। तो मैं उस काम की चीज़ें देखता था। बट ये था भी हाँ MCQ थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए ओवरऑल। बाकी सबका है, मेरे को विजुअल लर्निंग थोड़ी बढ़िया लगती है, वीडियोस बढ़िया देखता था मैं, और फिर नोट्स रीड करता था। मेरे को लिखना उतना पसंद नहीं है, पसंद तो है बट फिर उसमें बहुत टाइम निकलता है, तो मैं फिर लिखना पसंद नहीं करता था, मैं फिर पढ़ना पसंद करता था उसकी बजाय। उससे भी हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं। फिर आपकी क्या कहते हैं ये इंटर्नशिप खत्म होती है, आपकी जॉब स्टार्ट होती है। अब जॉब का क्या? इंटर्नशिप मैंने गुड़गांव से करी। इंटर्नशिप की भी स्टोरी सुनाता हूँ। इंटर्नशिप में भी कोविड था। हाँ, कोविड था बट उस टाइम तक लॉकडाउन में काफ़ी वो रिलैक्सेशंस आ गई थी, और मेरी ज़्यादातर 5-1 महीने तो ना मेरे कोविड के वर्क में ही घूमे। कई बार तो मेरा कंप्यूटर का ही काम चल रहा है, लेकिन 5 महीने फिर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ठीक है अब तो बहुत हो गया, अब हमारा इस्तीफ़ा है, अब हम हॉस्पिटल में ही काम करेंगे। फिर 5 महीने मैंने ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट जितने करने होते हैं सब में फिर काम किया, अच्छे से सीखी चीज़ें, ट्राई किया अपनी तरफ से जितना मैं रिकवर कर सकता था उससे। क्योंकि फिर वो हो जाता था ना, अब जो हमारी ड्यूटियाँ लगा रहा है वो बोल रहा है अभी मेरा काम है ड्यूटी लगाना, मैं लगाऊंगा अपने हिसाब से, कोविड में लगा दी तो करना ही पड़ेगा। और हमारे पास यही ऑप्शन बचता था भी हमारा ये रोस्टर है, हमें इतनी ड्यूटी इसमें करनी है, हमारी ये कराओ। सिविल में नहीं हुई थी तो मुझे सिविल की इंटर्नशिप उतनी बढ़िया नहीं लगी थी, बट मैंने की है तो की है। बल्कि चंडीगढ़ की मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है, दोस्तों ने वहाँ से की है। तो उधम का तो मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद चंडीगढ़ ही भेज दूँ उसके बाद अगर इंटर्नशिप, मतलब इसका मन है अगर चंडीगढ़ करना चाहे। कोई गुड़गांव तो नहीं, गुड़गांव तो मैंने बोल दिया मत कर, तेरा फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। हाँ, गुड़गांव में नहीं आएगा मज़ा उतना, सीखने को कुछ नहीं है खास। यार लाइफ काफ़ी डिफरेंट है यार, रशिया में स्टडी करने के टाइम से और इंडिया में हॉस्पिटल में काम करने के टाइम से काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। बट आपको ये सेम चीज़ सिर्फ एक ही मिलेगी, जो आपने वहाँ पढ़ा है ना वो आपको यहाँ काम आएगा। बस ये यहाँ इंडियंस की लाइफ डिफरेंट है, हॉस्पिटल काम तरीके से अलग तरीके से करते हैं। बस आप एक चीज़ मिस कर रहे हो
कि आप जब कॉलेज में होते आपके राउंड्स और यहाँ पे ड्यूटियाँ लगती जब हॉस्पिटल में, वो आपने मिस कर दिया। आपकी अब रशिया में है, आप रशिया के हिसाब से कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे स्किल तो काम आएंगी, तो आपकी स्किल बची रहेंगी। लेकिन यहाँ जो आप अडेप्ट करते हैं ना स्टार्टिंग से, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो आप इंटर्नशिप में कर सकते हो, तो यू कैन पुट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट सीखने में, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाओ, समझ लो भी कैसे काम हो रहे हैं, वो इंटर्नशिप में आप कवर अप कर सकते हो, उसमें उसका मौका मिलेगा बढ़िया। आपके हिसाब से कुछ डिस्क्रिमिनेशन रहता है क्या इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच में? यार ऐसे तो मिल जाते हैं लोग जो थोड़ा नाटक कर देते हैं, बट ओवरऑल अगर जनरलाइज करके बताऊं तो मुझे उतना कुछ डिस्क्रिमिनेशन उतना फील नहीं हुआ। उतना नहीं। लोग हाँ कुछ कुछ बातों पे कुछ कुछ चीज़ें बोल देते हैं, बट फिर वो उतनी हर्ट भी नहीं होती, क्योंकि इंटर्नशिप में आप भी गलतियां करते हो, सारे ही करते हैं, तो कोई ना कोई बोल देता है वो बात। फिर अगर आप दिल पे ना लगाओ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही ऐसे अलग गंदे तरीके से बोल रहा है तो वो फिर ना चाहते हुए भी किसी न किसी के दिल पे लग जाती हैं। बट मेरे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं जो मेरे को ऐसा फील कराए भी यार ये तो गलत हो गया। और फिर इंटर्नशिप के बाद आपकी जॉब स्टार्ट होती है, तो इंटर्नशिप के बाद मैंने साथ की साथ ही जॉब Real की life। थी यार। हाँ गुड़गांव में। मैं अभी तक तो कॉर्पोरेट में ही काम कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट में अभी एक्सपीरियंस किया नहीं। मैं मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कॉर्पोरेट की तरफ ही है, तो मैं वही चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ भी हाउ कॉर्पोरेट थिंग्स वर्क इन इंडिया, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कैसे कमा रहे हैं, कैसे मछली से मगरमच्छ बन रहे हैं। तो उस चीज़ में ज़्यादा मतलब पे कम मिलती है कॉर्पोरेट में, बहुत कम मिलती है, ऑलमोस्ट 60% ही मिलती है जितनी गवर्नमेंट में मिल जाती है। काम भी ज़्यादा होता है वहाँ, बट लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है। तो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं, मेरी मार्च में तो इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी और अभी तो दिसंबर आया भी नहीं है। 6 महीने 7 महीने ही तो हुए हैं, ये 9 महीने हो जाएंगे अभी दिसंबर में, है ना? 9 महीने हो 8 महीने हो गए। हाँ मैंने 2 हॉस्पिटल चेंज भी तो कर दिए, बीच में छुट्टी ले ली थी, मंजू आ गई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो 1-1.5 महीना मैंने फिर छुट्टी ली। उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन किया था, अभी फिर मैं रिजाइन दिए बैठा हूँ, फिर दोबारा चेंज करूँगा। तो मतलब 8-10 ट्राई यार कर रहे एक्चुअली हो क्या सीन हो किसमें? गया था ना, मैं हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या हो गया था। अभी जैसे यूजुअली क्या होता है ना, मेरे स्टोन की दिक्कत है, तेरे को पता ही है। हाँ तो कई बार पेन हो जाता है, तो फिर मैं चेक करवा आता हूँ जाके भी क्या स्थिति है। वैसे तो आइडियली तो वो ऐसी सिचुएशन में है कि मुझे ऑपरेट करा लेना चाहिए उसको, हाँ। बट मेरे दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता है और उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं उसको धीरे धीरे पोस्टपोन कर रहा हूँ। बीच में ESWL का प्लान बन गया था, थोड़ा बहुत कुछ करवाया भी था मैंने, बट नहीं बात बनी। और उसके बाद अभी गुड़गांव में की बात कर रहा हूँ भी, यहाँ मैं काफ़ी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे गया रैंडम, बिना जान पहचान के, ऐसे बता के भी मैं ऐसे हूँ और इसी प्रोफेशन में हूँ और ऐसे ऐसे मेरी दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड कराना है। तो मोस्टली लोगों ने पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं लिए बेसिकली। फिर क्या हुआ, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, रात नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी और अकेला RMO में अकेले की ड्यूटी थी, तो इमरजेंसी भी देखनी होती थी, IPDs भी, सारा कुछ था। मेरे हो गया था पेन अराउंड 11-12 बजे की बात है। तो मैंने सोचा यार अभी अल्ट्रासाउंड तो होगा नहीं, रेडियोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो मैं क्या करें। मैंने बोला एक्सरे करके देखता हूँ, पास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था, मतलब उस टाइप का था, मुझे लगा पास होगा। फिर नहीं, एक्सरे रेडियो वाले से बोला, अगर सर एक्सरे रहने देना, CT करके देख लो। हाँ यार CT में ज़्यादा बढ़िया पता लगेगा। तो मैंने CT करके CT स्कैन किया अपना एब्डोमेन का, और मैंने कंप्यूटर में ही देख लिया अपना स्टोन वगैरह क्या सिचुएशन थी उसकी। पास तो नहीं हो रहा था, काफ़ी बड़ा साइज है, बट हाँ पेन था। फिर मैंने अल्ट्रासेट ली और चला, मतलब ड्यूटी करता रहा अपनी कंटिन्यू। फिर ये मैंने उसका वो नहीं किया, मतलब प्रिंट नहीं निकाला फिल्म का, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी उसकी, मेरे को तो जस्ट देखना था। हाँ, तो मैंने वो जो रिकॉर्डिंग हुई थी मैंने उठा के डिलीट कर दी, बस ये गलती हुई मेरे से, मेरे को करनी नहीं चाहिए थी डिलीट, पड़ी रहती वो, क्या होता उससे, है ना। तो अगले दिन हॉस्पिटल वालों ने उसका मुद्दा बना दिया मेरे साथ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई है हमारे हॉस्पिटल की चीज़ों को यूज़ करने की। मैं भाई मैं तेरे हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और रात के टाइम में, मतलब सबसे बड़ी पोस्ट मेरी है,
मेरे ऊपर कोई कंसल्टेंट नहीं है, पूरी रात को मैं तेरा हॉस्पिटल संभाल रहा हूँ। और एक एक मतलब गुडविल ही कह लो, लेकिन ये तो एथिक्स होते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ में भी है भी यार, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसे नहीं लेता है ना। और मैं तो तुम्हारा ही एम्प्लॉई हूँ, अगर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इतने से मेरे को पहाड़ नहीं टूटा, इतनी बात हो गई। मैंने उससे पूछा जा, मतलब उसने मेरे से बोला नहीं डायरेक्टली, रेडियो वाले लड़के को उसको डांट दिया, ये वो उसको टर्मिनेट कर दिया। फिर मैं 2 दिन वेट करता रहा, ऐसे चिट्ठा चिट्ठा देखता था वो नत्था जो। तो मैंने जाके एक दिन पकड़ा उसको, पूछा मैं ये क्या ड्रामा चल रहा है, सीधा सीधा मेरे को बोल देना अगर मेरे से दिक्कत है तो। कह रहा तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, गलत बात है, डिसिप्लिन नहीं है। मैं ठीक है यार, चलो ठीक है, मैंने मान लिया एक बार में मेरी गलती है, बट ये भी चीज़ें कंसिडर होती हैं ना, बाकी चीज़ें भी। हाँ, तेरे लिए अगर पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पकड़। वैसे भी तूने मेरी 2 दिन की सैलरी पुरानी दे नहीं रखी, 2 दिन की सैलरी कम दे दी थी, उन्होंने रोस्टर में बनाने वाले ने गलती कर दी, 2 दिन काउंट ही नहीं किए थे। तो मैंने बोला मैं कोई बात नहीं, अगले महीने दे दियो, मम मेरी 2 महीने की बाकी है और 2 दिन की बाकी है, उसमें से काट ले। और गुस्सा आ गया मेरे को, फिर वही है ना ये जाट एटीट्यूड के चक्कर में मेरे से सहन नहीं हुआ। मैं भाई ऐसी जगह मैं तो नहीं काम करूँगा, अपना और ढूंढ लो। मैंने नोटिस डाल दिया, मेरा रिजाइन पीरियड पूरा हो गया। अब नाम नहीं लूंगा अस्पताल का, पर दीज थिंग्स हैपन। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ, सब लोग ऐसे नहीं है भाई, 100 में से 1-2 ही मिलते हैं ऐसे। मैंने काफ़ी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी काम किया है, दिक्कत नहीं होती है। यूजुअली रेडियोलॉजिस्ट ये क्रिएट नहीं करते ड्रामा। रेडियोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे ना तो वो आपका करके देते हैं, पैसे भी नहीं लेते। और बाकी डॉक्टर भी आपको ओपिनियन सही देते हैं। एक सर्जन दोस्त हैं मेरे जो सिविल में जिनके साथ जिनके अंडर इंटर्नशिप करता था मैं महीने में एक आधी बार उनको कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ मैसेज करके, मैं सर ये बता दो, थोड़ा वो बता दो। मैसेज करके रिप्लाई बढ़िया करते हैं, और कभी ये नहीं बोला भी क्यों पूछ रहा है। और काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी सही काफ़ी लोग हैं। मेरी बहन की डिलीवरी हुई जब कैथल में, तो उधर पीडियाट्रिशियन था एक यंग सा, तो उसने अपना नंबर दे दिया, कह रहा यार मेरा नंबर ले ले, तो किसी भी बात की कोई भी बात हो कैथल में कहीं पे भी कुछ भी पूछना हो, पढ़ाई रिलेटेड भी, मेरे को कभी भी फ़ोन कर। मैं यार ये जो सामने से करते हैं ना बंदे ऐसी बातें, वो अच्छे लगते हैं यार, लेकिन वो वाली सिचुएशन मुझे खराब है। फिर मैंने घर पे भी यही स्टोरी बताई, मैं यही हो गया था। वो मेरे से भड़क नहीं ली जाती किसी की। कोई ज़्यादा ऐंठ पड़ेगा तो फिर हम ऐसा ही करेंगे, और ये मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये चीज़ मेरे को ज़िंदगी में अनएम्प्लॉयड रख सकती है। हाँ, ये चीज रख सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वो सिचुएशन में होना पड़ेगा, बट हाँ ये थोड़ी टॉक्सिक रेड फ्लैग है मेरा, बट जो है सो है। तो आपके अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक क्या आपने आगे प्लान किया हुआ है? यार मैं अटेम्प्ट ये वाला नीट पीजी का दूंगा पहली बार, जो आएगा अभी। और उस टाइम देखता हूँ मेरा स्कोर कैसा रहता है। मेरा इंटरेस्ट साइकेट्री में है शुरू से ही, और मोस्ट प्रोबेबली मैं साइकेट्री में ही जाऊँगा 99%। अगर 6 महीने साल में कुछ चेंज होता है 1% तो आई डोंट नो, बट फॉर नाउ ये प्लान है, ये वाला अटेम्प्ट दूंगा और देखता हूँ कैसा प्रोग्रेस रहता है। मैं एक्चुअली मैंने टाइम लिमिट नहीं लगा रखी है अपने ऊपर, पता नहीं वो गलत है सही है, बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर मैं मतलब नौकरी छोड़ के तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो मैं छोड़ भी नहीं सकता, किस्तें चल रही हैं EMIs है ना, EMI चल रही है। दूसरा मेरा प्लान भी नहीं था, अगर नहीं भी चल रही होती ना तो मैं नहीं जॉब छोड़ता। मुझे लगता है कि जॉब के साथ साथ पढ़ना मेरे लिए बेहतर है। आई फंक्शन वेल इन दैट सिचुएशन, है ना। तो वो वाला हिसाब है, लेट्स सी क्या होता है। तो ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया आपका एक मेड स्कूल से निकल के। 2013 से अगले साल एक डेकेड हो जाएगा भाई, अगले सितंबर में। तो आप क्या क्या कहना चाहोगे, मतलब जो 2013 में आप थे और अभी आप हो, उसमें क्या डिफरेंस आया है? अगर कोई आदमी सिर्फ पैसे के चक्कर में मेडिकल की फील्ड में आना चाह रहा है ना, भी बहुत पैसे कमा लेगा, तो वो ना आए। जिसका अगर एक्चुअली मन है कि यार ये फील्ड इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, आई कैन डू इट, वो आ जाए। क्योंकि इस फील्ड में पैसा तो है, बट सबके लिए नहीं है भाई। अगर आप चालाक चंट बनते हो ना,
तो आप में भी बहुत कुछ कर लो अलग से, या एक बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपके सारे एग्जाम टाइम पे बढ़िया क्लियर हो गए, रैंकिंग वैंकिंग बढ़िया आ रही है, और आप बिल्कुल MS NCH कर करके बढ़िया होंगे, तब भी आप डिसेंट मनी कमा सकते हो। एक होती है बिल्कुल ज़्यादा मनी, तगड़ा हॉस्पिटल बना लिया 200-250 बेड का, और आपका हर महीने का 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, उसके लिए वो सिचुएशन अलग है, लेकिन वो हर सबके लिए थोड़ी है ना, सारा इंसान वो भी नहीं कर सकता। अब जैसे मैं हूँ, मेरी इनकम कुछ खास थोड़ी है यार, मैं 70 मैक्सिमम कमा लेता हूँ महीने के। अगर गवर्नमेंट सेटअप में काम करता तो 1 10 तक कमा लेता, लेकिन कॉर्पोरेट में तो 70 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कहीं कहीं मिलते हैं, इससे कम ही मिलते हैं। मैं जानता वाले तो 50-55 तक की खत्म हो जाती है कहानी उनकी। तो पैसा तो नहीं है इतना खास, आज के खर्चे देखे जाए ना तो बचत नहीं है, आपके निकल जाएंगे। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कितने खर्चे करते हो, लेकिन इंटरेस्ट के चक्कर में अगर आप कर रहे हो चीज़, फिर बेस्ट है, फिर तो कर लो, बढ़िया है, फिर तो करना चाहिए भाई। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यार, मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे यार भी हम अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, MBBS कराना चाह रहे हैं बेसिकली, कहाँ कराएं। तो मेरे से जब पूछते हैं सवाल तो मैं भी दुविधा में पड़ जाता हूँ यार, क्या जवाब दूँ। फिर मैं अनफिल्टर्ड सारी बातें बोल देता हूँ। कह रहे यार पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसे तो हैं बतेरे, प्राइवेट में करा देंगे। मैं फिर पूछना ही क्यों है ना, नहीं तो करा दो फिर। पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है यार ये चीज़ कंसीडर करना, क्योंकि मैंने तो ध्यान दी है ये चीज़ें कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए की MBBS कर रहा हूँ तो मैं कितने दिन में रिकवर करूँगा वो पैसा, और उस पर ब्याज अलग है ना। तो वो चीज़ें मैं तो देखूंगा, मेरे दिमाग में अगर वो चीज़ें हैं और मैं उन चीज़ों को कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो मैटर करती हैं। मैं सिर्फ नाम के लिए डॉक्टर नहीं बना, मेरे को अपनी मतलब बाकी चीज़ें भी प्रोफेशन में कंसीडर करनी है। मैं तो कमाऊंगा भी, मेरे लिए तो मैं पैसे भी मैटर करते हैं इस फील्ड में। और वो वाली सिचुएशन है कि अगर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करके और ये कैरियर चूज़ कर रहा हूँ तो वो रिकवर भी मेरे को करने हैं उतने टाइम के अंदर जितने मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 1 करोड़ की MBBS मैं नहीं अफोर्ड कर सकता भाई, है ना। और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की PG मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। बेशक PG के बाद वो रिकवर करने थोड़े आसान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू MBBS, बट मैं नहीं अफोर्ड कर सकता वो चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं मेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपने आप को अलाउ ही नहीं करूंगा भी मैं ये वाला डिसीजन लूँ। तो आपके किसी उसमें आपके सर्कल में जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है और वो PG क्रैक करके कर रहा है, ऐसा कोई है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ MBBS यार मेरे कोर्स के लोग हैं, मुझे एक्चुअली मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, मेरी वैसे भी बात नहीं हुई सही से, बट मुझे पता है कि काफ़ी कुछ बंदों ने अभी ज्वाइन करा है PG इसी साल, और किसी ने क्रैक करके रैंक के हिसाब से किया है, किसी ने DNB लिया है, किसी ने पेड सीट उठाई है, प्राइवेट की मतलब बेसिकली पेड सीट उसी को कह देंगे। तो बेसिकली ये दी एंड नहीं होता है MBBS के बाद, मतलब फॉरेन मेडिकल के बाद। यार ये तो स्टार्ट है भाई, ये तो अगर 6-7 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो एक ही सीढ़ी है। इसके बाद MD MS हो जाती है, DNB का ऑप्शन हो जाता है, उसके बाद MCH का ऑप्शन आ जाता है, सुपर स्पेशलिटी का। मेडिसिन के बाद इतनी सारी ऑप्शन खुलते हैं, और ये तो 7-8 साल का टाइम अभी आगे आपके पास है। 3 साल की तो PG हो गई, उसके बाद MCH भी शायद 4 साल की होती है, समथिंग लाइक दैट, 4 साल की है ना। तो अभी तो बहुत साल है, अभी तो बुढ़ापे तक पढ़ना है, बुढ़ापे तक पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रेस। भाई साहब ये सुन के ही ऐसा मैं तो उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ अगर किसी ने MBBS कर ली और वो बंदा सोचे भी दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी एंड दे वांट टू चेंज प्रोफेशन। आई थिंक अगर ऐसा थॉट आ रहा है ना दिमाग में तो उसके पीछे काफ़ी रीजनिंग होती है, काफ़ी सोच होती है। आदमी ऐसे ही बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेता ना, सोचा ही होगा बंदे ने कुछ ना कुछ, तो उसके बाद ही दिमाग में ख्याल आए होंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आप बिल्कुल श्योर शॉट हो रहे हो कि आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं आप खुश नहीं हो, देन डू इट ब्रो, डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली। दुनिया वालों की बातें मत सोचना भी कोई क्या बोलेगा, बेस्ट तो यही रहेगा। हाँ लेकिन खुद के बारे में सोचना भी, आप क्या बोलोगे खुद को उसके बाद। अगर आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो तो फिर तो कोई मुद्दा नहीं है। मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर पाया था उस सिचुएशन में, मैंने जो बताई थी तेरे को कि मैं नहीं अलाउ कर पाया था फेल होने के बाद ये प्रोफेशन छोड़ना। मैं अलाउ कर पाता अगर मैं पास हो जाता,
उस अटेम्प्ट में। फिर जब मैं पास हो गया ना, फिर मैंने सोचा मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ इस फील्ड में, क्योंकि उसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं आता। बीच में यूट्यूब जब करता था ना, एटलीस्ट यूट्यूब आती थी, फिर उस चीज़ से मेरा इंटरेस्ट एकदम से गायब हो गया काफ़ी। उसमें मैंने कितना ट्राई किया, 18 वीडियो तो उसके बाद भी बनाई मैंने, जिसमें ज़्यादातर तूने ही एडिट करी थी। फिर बट वो डेवलप नहीं हुई चीज़ें मेरे से, मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे को ही नहीं मज़ा आया। हाँ सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है, बट कोई नहीं, देखते हैं कब तक ये ऐसा चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि व्हाट डू यू करेंटली थिंक अबाउट लाइक जो आगे नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, वो आपका उसके क्या थॉट्स हैं? मेरे तो बिल्कुल क्लीन से थॉट्स हैं उस चीज़ पे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपको सब कुछ ही बदल जाएगा उसमें। मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदलने वाला, सब सेम ही स्टोरी रहने वाली है। थोड़ा बस ये हो गया, सब लोग एग्ज़ाम देंगे, थोड़ा बहुत वैसा वाला सिचुएशन चेंज हो जाएगी, थोड़ा कंपटीशन में चेंज होगा, बट आई थिंक जो एग्ज़ाम पहले आते थे टाइप वैसे ही रहेंगे थोड़ा बहुत। बट एक वो इंटरव्यू वाला स्टेप है, जो वाइवा वाला स्टेप, आई थिंक वो ऐड हो रहा है ना, तो 2 स्टेप उसका मुझे पता है। हाँ, तो वो वाली चीज़ें थोड़ी न्यू होंगी, वो कैसी होंगी लेट्स सी। बट जो आई थिंक जो MCQ टाइप के एग्ज़ाम होंगे वो तो आई थिंक सेम ही होने वाले हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं सेम ही होने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएंगे, उसमें 19-21 का फर्क होगा और कुछ नहीं। ये स्टोरी है। ओके, तो आई गेस 1 घंटा हो चुका है, तो अगर इस पूरी वीडियो को आप सम अप करना चाहो तो कैसे करना चाहोगे? इस वीडियो को क्या समझ करें यार, मेरी रिटर्न DSG रिटर्न्स मैंने चेंज कर दिया था अपने चैनल का नाम, मैंने अभी पिछले महीने ही करा था। मैं वापस DSG रख रहा हूँ उसको, मेरे को वही अच्छा लगता है। अभी बीच में डॉक्टर DSG था, डॉक्टर देवेंद्र कर दिया था मैंने, बट फिर DSG ही कर देता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल, और ज़्यादा लोग जानते भी हैं उसको, मुझे भी अच्छा लगता है, वो ही करूँगा। और आई थिंक मेरा अभी ज़्यादा फ्यूचर का यूट्यूब के लिए क्या प्लान है, मैं ट्राई करूँगा। मेरे को मतलब वो उसमें मज़ा आता था, बट आई थिंक जो मैंने कंटेंट चुन लिया था ना, जिस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा था वीडियो बनाने की, आई थिंक मुझे उसमें नहीं मज़ा आ रहा था। समझा मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ? आई थिंक दिस द टाइम टू ग्रो एंड टाइम टू लेट ऑल दोज थिंग्स इन पास्ट, क्योंकि मेरा एक मतलब मेरा फेस ही वही बन गया था। और उस चीज को मैं मतलब हाँ, इंडिया आने के बाद मैं उस चीज को क्योंकि मैं इंडिया जब आया ना, तो मैं तो वो चीजें वहीं छोड़ के आया था मैं, यार अब तो इंडिया सब कुछ चेंज होने वाला, क्योंकि जब रशिया गया ना, इंडिया को पीछे छोड़ के गया था, तब रशिया से आया ना, तो फिर रशिया पीछे ही छोड़ना था। लेकिन फिर काफ़ी चीज़ें नहीं छूट पाई, और कंटेंट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मतलब उतना जल्दी नहीं बन पाया जितना रशिया में बन जाता था, क्योंकि यहाँ फिर प्रेशर था एग्ज़ाम वगैरह का, वो सब चीज़ें, बाहर नहीं जा पाते थे, कोविड में तो कोई नहीं जा पाया, वो बाहर जाते हो तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो आई थिंक अब मुझे वो सब चीज़ें छोड़ के और यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करके, और यहीं पे नया जो अगर दिमाग में मेरे थॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेट्स सी फ्यूचर में उन पे बात करेंगे, तो वो उन चीज़ों पे अगर मैं फोकस करूँगा तो आई थिंक उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे को प्रोसेस में ही मज़ा आता था, कंटेंट की वजह से वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। हाँ बल्कि मैंने बीच में ना ये भी आइडिया है कि लेट्स ट्राई कि इस चीज़ को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और ये एडमिशन करवा के ना थोड़ा उसमें चेंज करता हूँ। मैंने 2-3 बार ट्राई किए हैं ये चीज़ें, पहले भी ट्राई की, उसके बाद भी अभी 3 साल से इंडिया में हूँ ना, तो 2 साल मैंने दोनों बार ट्राई की। इस बार थोड़ा और एफर्ट मारा भी, चल ठीक है, बट आई थिंक मुझे समझ में आया दिस नॉट माई कप ऑफ टी। फियर्स है, मैं बहुत रियलिस्टिक हो जाता हूँ, और मैं बिल्कुल ब्लंट होके बता देता हूँ भी ये चीज़ें वो हैं, ये चीज़ें वो हैं, ये वो है। सब किसी को इतनी सच्चाई नहीं जाननी, सबको मीठी मीठी बातें सुनने की आदत होती है। व्हेन यू आप जब शर्ट लेने जाते थे ना, हाँ, अब जब तू जीन्स लेने जाएगा और मैं तेरे को बोल दूं सर ये जीन्स 6 महीने चलेगी, यार 6 महीने क्यों चलेगी, लेकिन मैं बोल दूं सर ये तो चलती जाएगी, चलनी वो 6 महीने ही है, ये तो बस है सर, ये तो बहुत बढ़िया लग रही है। अगर मैं तेरे को बोल दूं भाई नहीं सर ये ऐसी लग रही है, ऐसी इतने महीने चलेगी, ये वो, अगर बिल्कुल ही रियलिटी बता दूं उस प्रोडक्ट की, तो वो नहीं बिकेगा। पर अगर मैं मीठी मीठी बातें करके तेरे को चिपका दूं, तो क्या पता ना भी आए मेरे को बाद में ये कहने के लिए भी, वो तो चला ही नहीं, है ना। तो ये बिजनेस वैसा है
आपको बहुत मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी इसमें, एंड यू हैव टू टेल अ लॉट ऑफ लाइज. आई कांट डू दैट शिट. मेरे से नहीं हुआ, मैंने ट्राई भी नहीं किया, मेरे से हुआ नहीं. मैंने सच्ची सच्ची बातें कह के सब कुछ बताने की कोशिश की, बट लोगों ने वो उसको कंसीडर कर लिया, सच को सच मान के बढ़िया भी, हाँ ठीक है ये बंदा तो बिल्कुल ही ब्लंट बता रहा है, तो इसके पास नहीं हम जाएंगे. एवरीबडी नीड समबडी टू कन्विंस देम, है ना. तो वो ये नहीं जज करना चाह रहे भी सामने वाला भाई क्या बता के कन्विंस कर रहा है. इंटरेस्ट नहीं है लोगों का. लोगों को काफी चीजें होती है यार, लोगों को ना सपने दिखाने वाले चाहिए आजकल. इंसान खुद सपने बहुत कम देख रहे हैं, उनको कोई और आके दिखा रहा है, बस वो वाले सपने देख रहे हैं. तो बेसिकली ये काम सपने, आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट. हाँ एग्जैक्टली. थोड़ा थोड़ा इसमें, क्योंकि मैंने भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मना किया है, और आज वो लोग क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं. ये चीज सुन के भी अच्छा लगता है. एक लड़की है मेरे ख्याल से भोपाल की है, वो उससे मेरी काफी बातचीत हुई थी. उसको मैंने मना कर देता सीधे सीधे, क्योंकि उसका अच्छा स्कोर आया था, 500 से ऊपर उसका स्कोर था, बट उस साल उसका हुआ नहीं था. ठीक है, मतलब 500 के करीब स्कोर था, 502 510 ऐसा कुछ था. और फिर अगले साल उसने हरियाणा के अंदर, शायद कहाँ पे ये नहीं पता, बट हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी वो पढ़ रही है, सेकेंड ईयर में आ गई है. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि सपोज करो 310 से जो नीचे, मतलब 300 से नीचे जो मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि क्या कहते हैं, आना तुम्हारे लिए सही रहेगा अगर तुम्हें लाइक लिटरली उसके अलावा कुछ और, MBBS के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है. ये बहुत बेसिक सी वो है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है. और मैं तो बस ऐसी लोगों को बताता हूँ, और जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्या क्या तुम फेस करने वाले हो, क्योंकि बहुत, देवेंद्र भैया जिस टाइम पे थे वो आई थिंक सबसे गोल्डन टाइम था उनका. ठीक है, और मेरे ख्याल से औरंगजेब का भी गोल्डन. आई थिंक जो जिस टाइम पे हम लोग आए थे, हमारे लिए इट वाज अ पीस ऑफ केक. आज तक के स्टूडेंट्स के लिए यार, आजकल ना सही बताऊं, तुम्हारे जूनियर भी और तुम्हारे साथ वाले लोग भी ना नाटक बहुत कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामेस बहुत हो रहे हैं. थोड़ा धरती पे रह के काम करना सीखो भाई. आपके अंदर बिल्कुल वो ह्यूमैनिटी होनी बहुत जरूरी है कि यार ठीक है, कोई तोप नहीं हो, दुनिया में बहुत तोप बैठे हैं और अभी कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे प्रिटेंड करते हैं. तरीके से रहना सीखो. मैंने काफी चीजें सुनी है, तूने भी बताई हैं और काफी सुनी है. लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत ज्यादा ड्रामा, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट एग्जैक्टली रियलिटी चेक यू हैवंट. बट यही था. ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, इसको मैं कभी आगे वाली वीडियोस के अंदर एड्रेस करूंगा, बट ये अभी वीडियो, ठीक है, आई थिंक देवेंद्र आगे वाली वीडियोस में ड्रामा आएगा. अ लॉट ऑफ फायर, अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ क्लिकबेट्स, लॉट ऑफ फायर. क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाना मेरे को बुला लिया कर ड्रामे वाली वीडियोस में. मेरे को चाहिए भाई, मेरे को चाहिए व्यूज. मेरे मरे हुए चैनल को अपने आप ही जग जाएगा. मैं कंटेंट भी नहीं बनाऊंगा, वैसे ही चल जाएगा वो. बात यह है कि ऐसा कंटेंट डालना जिससे लाइक लिटरली लोगों की लाइफ में कुछ प्लस हो, उसको देख के कुछ ऐसे लाइफ में कुछ उनको एड अप करे. ऐसा भी कंटेंट नहीं डालना चाहता हूं जो लाइक. अभिषेक एक बात ये भी तो है ना, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है ना इस टाइम, हर चीज का. इवन रशिया का ही देख लिया. आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो देखो 2-3 पीपल मैक्स, बहुत है ना. और आज अपनी यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, रिपीटेटिव कंटेंट. और फिर लोग कह देते हैं भी ये मेरी वीडियो देख लो. मैं क्या देखूं यार, ये तो मैंने ही बनाई हुई वीडियो है ना. ऑल दीज थिंग्स हैव टॉक्ड अबाउट इट. अब मैं क्या जानूंगा उससे? व्हाई शुड आई स्पेंड 15 मिनट ऑफ माय टाइम, है ना. इतने टाइम में तो मैं 4 लोगों के मैसेज की रिप्लाई कर दूंगा जिन्होंने मेरे से कोई एक्चुअली काम की चीज पूछी हुई है. अब मेरे साथ प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है ना कि मैं कीप अप नहीं कर पा रहा चीज़ों के साथ. रिश्तेदारों की फ़ोन आते हैं या दोस्तों के फ़ोन आते हैं, किसी ने ये काम बोल दिया, वो कर दिया. बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. ड्यूटी हो गई, उसके बाद सोना भी है, बाकी काम भी हैं अपनी, ये इधर उधर की चीज़ें, ये लेना है वो लेना है, आज उसका काम है उसका काम है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं. तो अगर मैं 15-15 मिनट फालतू की वीडियो देखने में लगाऊंगा तो काम की चीज़ें नहीं करूँगा भाई. एग्जैक्टली. तो मेक समथिंग विच इज एक्चुअली गोना हेल्प पीपल. लोग इतने समझदार तो हैं आजकल.
वो स्कूल Maybe के आपके बच्चे हैं जिनके experience पास से- टाइम बहुत ही बहुत Exactly, खुला है, वो बहुत फालतू सारा। की वीडियोस देख रहे हैं आपके, उस पे ट्रैफिक ला रहे हैं, और बट जेन्युइन कंटेंट वो अलग हमेशा चीज़ है। चलेगा। मैंने भी बहुत खराब खराब वीडियो पहले बनाई है, बट एटलीस्ट आई ट्राइड के मैं कुछ डम शिट ना बनाऊं। चलो कोई नहीं, आप बेसिकली देवेंद्र भैया की लाइफ से जान सकते हो क्योंकि उनने एक पूरा डेकेड रशिया प्लस क्या कहते हैं इंडिया के अंदर स्पेंड करा है। उनके एक्सपीरियंस में भी आपको आगे लाइफ में हेल्प करेंगे। ठीक 2 है, साल में बुढ़ापा शुरू हो मोटिवेट भी है। 2 साल में बुढ़ापा भी गया। आधी जिंदगी हो जाएगी भाई, आधी जिंदगी आ जाएगी भाई, आधी बचेगी बस। 61 समथिंग अपने इंडिया की एवरेज एज है। हाँ 28 का मैं हो जाऊंगा अभी दिसंबर में। 2 साल बाद तो बुढ़ापा ही शुरू हो जाएगा। वो एकदम पीक के बाद जाने के बाद से डिक्लाइन आता है ना, वैसा शुरू हो जाएगा। टाइम टू गेट मैरिड, हैव किड्स। यस यस यस, कुछ ज्यादा फ्रेंडली पॉडकास्ट हो गया ये। अच्छा है यार, क्या है और क्या। हाँ, आपको चाय होना खत्म हो गई मेरी, नहीं है, एक चाय और बनवा लेते। चलो ओके, इसको यहीं पे रैप अप करते हैं अभी, ठीक है, यहीं पे कट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा इस इंटरेक्शन से, कॉन्वर्जेशन से, और कुछ जानने को मिला होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। यार मैंने ये स्क्रीन सेव नहीं किया, ये तो मुझे भी करना था क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, बस ऑडियो अच्छे से आ जाए और कोई दिक्कत नहीं है बस। और ठीक कुछ है, ठीक है, ठीक है।